हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज हम एक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्राइबल वेलफेयर का टॉपिक है। उसको करेंगे क्वेश्चन के फॉर्मेट में, उसको देखेंगे, देन उसके हम छोटा सा एक व्यू देखेंगे कि कैसे उसका आंसर आप लिख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से। बेसिकली मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको मैं हर क्वेश्चन की मदद से सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कई बार आपको ये लगता है कि क्वेश्चन में न जाने क्या पूछ रखा है, लेकिन जब आप उस क्वेश्चन को कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेकअप करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या लिखना है। काफी आसान है, देखो जरा क्या लिखना है। ट्राइबल वेलफेयर, क्वेश्चन है ट्राइबल वेलफेयर इज inextricably related to the long term sustainability of tribal people's lifestyle and cultures। मतलब कि ट्राइबल पीपल के लाइफस्टाइल एंड कल्चर के लिए, कल्चर की अगर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी करवानी है तो आपको ट्राइबल वेलफेयर करना पड़ेगा। ट्राइबल वेलफेयर की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई भैया उसको सस्टेन करवाने के लिए? तो हम यहाँ पर ऑब्वियसली बोलेंगे कि उनकी उनकी उन लोगों की जो लाइफस्टाइल और कल्चर है वो कुछ ऐसा है जो कि काफी रिस्की है, और उसको अगर वेलफेयर करके उसको संभाला नहीं गया तो वो लॉस्ट कर जाएगा, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो ये ऐसा कुछ हम बताना चाहते हैं कि इश्यूज क्या है बेसिकली, या ये क्या है। हमेशा आपको ऐसे ब्रेक करना है क्वेश्चन को कि पूछा क्या गया, इश्यूज पूछे गए हैं, ठीक है, फिर वेलफेयर कैसे करेंगे। और वेलफेयर का जब भी देखो बेटा जो नाम आता है, वेलफेयर का जब भी नाम आ जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या वेलफेयर हो रहे हैं। और जब भी हम गवर्नमेंट के वेलफेयर की बात करते हैं, देखो आगे क्वेश्चन भी वही लिखा है कि व्हाट इफेक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज आर इंश्योरिंग ट्राइबल वेलफेयर। वेलफेयर का सॉरी नाम आते ही बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा क्या पॉलिसीज हैं वेलफेयर के लिए उसका जिक्र होना जरूरी रहता है। अब उसको एग्जामिन करना है। एग्जामिन का देखो एक सिंपल मतलब समझें। एग्जामिन का मतलब है उसकी सक्सेस और फेल्योर आपको बताना है। तो गवर्नमेंट का फेल्योर कहाँ कहाँ हो गया है वो आपको बताना है, और इसी की मदद से आप कंक्लूड कर देंगे कि भैया कंक्लूजन में क्या लिख देंगे कि ऐसे ऐसे करेंगे तो बेटर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया, ये सबसे आपकी गुड लक वाली चीज रहती है बच्चे, कि पेपर में आपको ये समझ में आ जाएगी आपको क्या करना है। आपको एक तो इश्यूज लिखने हैं कि कुछ ना कुछ क्या इनकी लाइफस्टाइल में इश्यूज रहते हैं। फिर हम लिखेंगे कि वेलफेयर वेलफेयर इनका कैसे होगा भैया, ऐसे ऐसे होगा, उसमें हम कुछ बोलेंगे कि गवर्नमेंट ऐसे ऐसे कर रही है। फिर गवर्नमेंट के बताए गए स्टेप्स में क्या क्या इश्यूज आ गए हैं थोड़े थोड़े वो बताएंगे। तो ट्राइबल एक क्योंकि कॉमन टॉपिक है तो हम उसको कॉमन तरीके से एक जनरल तरीके से याद रखने की कोशिश करेंगे। ट्राइबल के बारे में इंट्रोडक्शन लिखते वक्त बच्चे आप हमेशा याद रखेंगे कुछ ऐसे फिक्स डाटा आपके पास होना चाहिए। सेंसस 2011 में बताया गया है कि 10.42 करोड़ ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो कि हमारी टोटल पॉपुलेशन का 8.6% बनता है। उसके बाद जैसे देखो इश्यूज की बात हो रही है, इश्यूज की बात हो रही है तो आप थोड़ा सा कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि माल न्यूट्रिशन की इनके इनके साथ प्रॉब्लम रहती है, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम रहती है। फिर आप लिख देंगे कि बेसिक एजुकेशन का लैक रहता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो क्वेश्चन के आगे जो बेसिकली आप लिखना चाह रहे हैं उसका हल्का फुल्का सा इंट्रोडक्शन आप यहाँ पे दे सकते हैं, ऐसे कोई एक फिक्स्ड इंफॉर्मेशन के साथ, राइट। उसके बाद बॉडी जब शुरू करेंगे तो आप ऑब्वियसली आपको पता है कि आप क्या लिखेंगे, इश्यूज लिखेंगे। क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लें। क्वेश्चन में यही है कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी करवानी है अगर तो वेलफेयर करना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी क्यों नहीं हो रही भैया? क्योंकि इश्यूज हैं कुछ उनके। देखो कैसे, एक तो वो सोशली आइसोलेटेड है। सोशली आइसोलेटेड होने के कारण क्या हो जाता है, हमारे बेसिकली देश की जो भी अर्बन पॉपुलेशन है, रूरल पॉपुलेशन है, जहाँ पर सरकार थोड़े बहुत है ना वो पहुंचा सकती है, बेनिफिट्स पहुंचा सकती है, वहां से वो टोटली आइसोलेटेड हो जाते हैं। आइसोलेटेड कैसे हो जाएंगे? ज्योग्राफिकल बैरियर्स हैं, जैसे डेंस फॉरेस्ट आ गए हैं बीच में, या फिर बहुत बड़े पहाड़ आ गए हैं तो आप उनके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, या वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसी तरीके से जैसे कुछ हुआ 2004 की सुनामी में। 2004 की सुनामी में अंडमान पर रहने वाले जरावाज एंड ग्रेट अंडमानीज जो ट्राइब्स थी इनका बहुत ज्यादा लॉस हुआ, क्योंकि वहां तक बहुत अच्छे से बहुत जल्दी जल्दी हेल्प नहीं पहुंच पाई, वहां से इंफॉर्मेशन इधर नहीं आ पाई कि वहां कुछ हो गया है, क्योंकि आइलैंड है, थोड़ा आइसोलेटेड है, वगैरह वगैरह। तो अगर इस तरीके से ये सोशली आइसोलेटेड वो रहे, क्योंकि वो हैं सोशली आइसोलेटेड, क्योंकि वो है, तो इस कारण से बच्चे उनका वेलफेयर करना बहुत जरूरी है, सो दैट कि वहां की इंफॉर्मेशन यहाँ तक पहुंच सके और यहाँ की मदद वहां तक पहुंच सके। तभी वो सस्टेन कर पाएंगे, वरना वो खत्म हो जाएंगे टाइम के साथ। कल्चरल यूनिकनेस, तो उनका कल्चर ही कुछ ऐसा है जिसके कारण कि कल को अगर वहां पे कुछ हो गया, वो मर मरा गए, तो वो कल्चर दोबारा इधर मिलेगा नहीं, तो बेसिकली वो सस्टेन नहीं होगा ना, फिर से सस्टेनेबिलिटी का इशू आ जाएगा। तो
जैसे कि यहाँ पर एक बहुत अच्छी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मैट्रियार्कल सोसाइटी है कि यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली, मेघालय में क्या होता है गारो खासी ट्राइब्स में, कि शादी होने के बाद लड़का लड़की के घर जाके रहता है, ठीक है, लड़की लड़के के घर नहीं आती है। और जो बच्चे के नाम के पीछे सरनेम है वो मैट्रियार्कल मतलब कि मदर का लगता है। तो मैट्रियार्कल सोसाइटी ये कहीं और मिलती ही नहीं है। तो मान लो ये ट्राइब्स अगर खत्म हो जाए कल को, तो ये कल्चर कहीं आपको मिलेगा ही नहीं, सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। लाइफस्टाइल डिपेंडेंस जो है वो बहुत ज्यादा किस पर है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर है। फाइनेंशियल नीड्स हो चाहे कोई भी और तरीके की नीड्स हो, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो इनके पास ऐसा नहीं है कि अगर कल को सपोज फॉरेस्ट में कोई आग लग जाए, कुछ इश्यू हो जाए, तो इनका वेलफेयर नहीं हुआ बेसिकली, इसीलिए ऐसा सब कांड हो गया। तो अब इनका लाइफस्टाइल बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनकी सारी जो जरूरतें थी वो फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट थी और वो खत्म हो गया है। ये कुछ मैंने 3 इश्यूज लिखे थे जो सस्टेनेबिलिटी को रिलेटेड ज्यादा है। वैसे और भी हैं, जैसे देखो हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है कि भैया इनके अंदर माल न्यूट्रिशन है वगैरह वगैरह। मलेरिया कॉलरा टीबी वगैरह जैसी बीमारियों के साथ ये कभी लड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी न्यूट्रिशनल पावर और हेल्थ पावर इतनी ज्यादा नहीं है। तो लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ना, जो आगे आएंगी सारे इश्यूज, ये एकदम से सस्टेनेबिलिटी के साथ लिंक नहीं करती हैं। हाँ ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं कि बीमारी अगर फैल जाएगी तो सारे मर सकते हैं, लेकिन हाँ ऑब्वियसली वो सारे नहीं मरते होते। लेकिन ऊपर वाले कुछ इश्यूज हैं जो कुछ ऐसा बता रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी का इशू रहेगा बहुत ज्यादा। आगे क्या है, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे किसी भी चीज को किसी भी ट्राइबल पॉपुलेशन को रिप्लेस करने के लिए से पहले या फिर किसी जंगल को काटने से पहले सरकार 2 तरीके की असेसमेंट्स करवाती है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये करवाना चाहिए, बहुत ज्यादा करवाना चाहिए, इसके बिना नहीं करना चाहिए बेसिकली। लेकिन कई बार माइनिंग कंपनीज ये सब करवाए बिना ही झूठे कागज पत्र तैयार करवाकर बेसिकली ट्राइबल पॉपुलेशन को डिस्प्लेस कर देती है और उनको रिप्लेस भी नहीं, रिहेबिलिटेट भी नहीं करती। जैसे कि गवर्नमेंट डाटा के अकॉर्डिंग 21 लाख लोगों ट्राइबल डिस्प्लेस्ड ही अभी तक रिहेबिलिटेट हो पाए हैं। टोटल 85 लाख एप्लीकेशंस लगाई गई थी ट्राइबल रिहेबिलिटेशन के लिए, उसमें से सिर्फ 21 ही रिहेबिलिटेट हो पाए हैं, ऐसे गवर्नमेंट डाटा बोलता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि भैया इस तरीके से तो बहुत बड़ा इशू है, उनके साथ खत्म हो जाएंगे। लॉस ऑफ ओनरशिप राइट्स भी उसी के साथ लिंक्ड है। जब भी नेचुरल रिसोर्सेज मिल जाते हैं जहां पर ये रहते हैं, तो वहीं पर इनको खाली कर दिया जाता है और मिनरल्स एक्सट्रैक्शन या तो सरकार की प्रॉपर्टी बन जाती है या कोई ना कोई कंपनी को उसका ठेका दे दिया जाता है। ऐसा बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है झारखंड, उड़ीसा एंड मेघालय में। कई बार आपको लगता है बच्चे ट्राइबल पॉपुलेशन को पढ़ते वक्त कि यार ये क्या है, बकार है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आपके एरियाज में हो सकता है कि नहीं है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की जब बात की जाएगी, कुछ ऐसी झारखंड, उड़ीसा, मेघालय, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स की बात की जाएगी, तब तब आपको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। फॉरेस्ट पट्टास नहीं मिलते हैं इनको। 58 लाख ट्राइबल पॉपुलेशन ने फॉरेस्ट पट्टा के लिए अप्लाई किया हुआ है। फॉरेस्ट पट्टा क्या होता है बच्चे, जिस फॉरेस्ट में ये रहते हैं वहां का कुछ एरिया ऑफ लैंड ये अपना अपने बेसिकली सरकारी तरीके से अपने नाम करवा लेते हैं, जहां का प्रोड्यूस वगैरह यहाँ या फिर यहाँ पर एग्रीकल्चर वगैरह ये कर सकते हैं। वो फॉरेस्ट पट्टा इनका हो जाता है, पट्टा मतलब लैंड होता है। तो 58 लाख एप्लीकेशन में से सिर्फ 14 लाख को फॉरेस्ट पट्टा एक्चुअल अलॉट हुआ है। तो ये बहुत बुरी बात है। लैंड यूज चेंज की अगर बात करें तो ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं, ये बार बार अपना लैंड यूज चेंज करते रहते हैं, कभी वहां पर लैंड यूज कर रहे हैं, कभी वहां पर लैंड यूज कर रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, उनके ही एरियाज में, खुद उनके ही एरियाज में फ्लड, लैंड स्लाइड और फॉरेस्ट फायर की प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये भी बड़ी इशू वाली बात हो जाती है इनके साथ। एमएफपी की बहुत बड़ी इशू है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का क्या इशू है कि ये खुद तो मार्केट में जाकर के बेच नहीं पाते, ये मार्केट तो एक्सेस कर नहीं पाते, क्योंकि मार्केट तो शहरों में है, ये तो रहते हैं जंगलों में। तो मिडल मैन वगैरह इनको बहुत लूटते फूटते हैं, बाहर जाके इन्हीं का सामान बहुत महंगा बेचते हैं और इनका सामान तो इनसे थोड़ा कम सस्ता बिकता है, मतलब वो काफी सस्ता बिकता है। तो मनी लेंडर्स की प्रॉब्लम है कि जिससे कर्जा लेके वगैरह वगैरह इन्होंने कुछ ना कुछ किया हुआ है, तो उसको जल्दी और बड़ा सस्ते में देना पड़ता है। और एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बेसिकली काफी सारी चीजों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस ट्राइबल में भी सरकार बता देती है, उससे भी कम दाम पर ये मिडलमैन और मनी लेंडर्स वगैरह इनसे ले जाते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और शहरों में जाकर महंगा बेचते हैं। तो इनसे इनकी एक्सप्लोटेशन बेसिकली रुक नहीं रही है। इलीगल सैंड माइनिंग, सैंड माइनिंग बहुत ज्यादा होने के कारण क्या होता है बच्चे, वाटर स्टोरेजेस का इशू आता है और ग्राउंड वाटर लेवल्स घटते रहते हैं। तो इन सब चीजों के कारण इन्हीं के पास ना तो टैप कनेक्टिविटी हो पाती है, ना अच्छे से वाटर अवेलेबिलिटी हो पाती है। तो इलीगल सैंड माइनिंग के कारण इनकी लैंड भी डिग्रेड हो रही है और वाटर का भी इनको बहुत ज्यादा इशू आ रहा है, इसलिए ये वल्नरेबल है।
तो बेसिकली ये कुछ इश्यूज हैं, मैं आपको बताऊं सच में, ये जो 4 to 10 इश्यूज है ना बच्चे, ये तो इतने जनरल से और इतने नॉर्मल से इश्यूज हैं जो आप डायरेक्टली रिमेम्बर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, हाँ इसमें कोई बात नहीं है, दोहराई नहीं है कि ये जो डाटाज है ना, जैसे 58 लाख एप्लीकेशंस लगी थी फॉरेस्ट पट्टा के लिए, 14 लाख कोई मिला है। यहाँ पर पता चला है कि सरकारी डाटा के अकॉर्डिंग 85 लाख लोग डिस्प्लेस हुए हैं ट्राइबल, जिसमें से सिर्फ 21 लाख को ही रिहेबिलिटेट किया गया है। ये कुछ डाटाज अगर आपको याद हैं तो आपका काम हो जाएगा। और ये जो 3 पॉइंट मैंने बताया, सोशली आइसोलेटेड है, कल्चरल यूनिकनेस है, इनके लाइफस्टाइल डिपेंडेंस है बहुत ज्यादा फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर, या फॉरेस्ट पर बोल सकते हैं। ये कुछ इश्यूज आपको अच्छे से तो आप बता सकते हैं कि सस्टेनेबिलिटी का इशू बन जाता है ये कल को। ठीक है, अब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स देखते हैं, बड़े अच्छे हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्रिएट करने, मतलब कि इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ ट्राइबल, तो उनके लिए बड़ी अच्छी सरकार जो है मदद करती है। कैसे मदद करती है, ये बेसिकली ग्रांटिंग एड देकर के मदद करती है। दो इंस्टीट्यूशंस आप बेटा बहुत कंठस्थ करके रखेंगे ट्राइबल के वेलफेयर के लिए, दिस इज एसटीडीसीसी एंड ट्राइफेड। एसटीडीसीसी क्या है, स्टेट ट्राइबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन। बेटा कोऑपरेटिव शब्द जहां पर आ जाए आजकल तो एकदम से पकड़ लिया करो, याद कर लिया करो, क्योंकि सेंट्रल की सरकार ने, मोदी सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी सेंटर पर बनाया है, तो ये कोऑपरेशन काफी हाई मुद्दा रहेगा। तो एक एक कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन कह सकते हैं कि बनी हुई है स्टेट ट्राइबल डेवलपमेंट, बेसिकली हर स्टेट में होती है जहां जहां ट्राइबल पॉपुलेशन है। बेसिकली इनका काम क्या है, इनका काम कुछ नहीं है, ट्राइबल पीपल की बेसिकली वेलफेयर करते हैं ये। ट्राइफेड थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाती है इसमें से, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ट्राइफेड। फेड से फेडरेशन, ट्राई से ट्राइबल, तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या करती है, बेसिकली ये जो एमएफपी है, जो एमएफपी है उसको एमएसपी पर खरीदवाती है, या तो खुद खरीद लेगी या फिर मार्केट में उस प्राइसेस पर अवेलेबल कराएगी। तो ट्राइफेड काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेसिकली सरकार जो है सेंटर की, वो ग्रांटिंग एड वगैरह देती रहती है। और सरकार क्या करती है, प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देती है एसटी स्टूडेंट्स को। एसटी स्टूडेंट्स जो 9th 10th में पढ़ रहे हैं या फिर 11th 12th में पढ़ रहे हैं, इनको काफी अच्छे से स्कॉलरशिप्स वगैरह देती है, बशर्ते आपके पेरेंटल इनकम, आपके टोटल पेरेंट की इनकम 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए पर एनम, तो तब आपको ये स्कॉलरशिप्स वगैरह मिल जाएंगे और आप अच्छे से पढ़ लिख पाएंगे। अब जब स्कॉलरशिप दे रही है पढ़ाई के लिए, तो वोकेशन भी तो देंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होता है कि किसी को सिलाई सिखा देंगे, किसी को कोई मशीन चलानी सिखा देंगे, किसी को ड्राइवरी सिखा देंगे, किसी को मिस्त्री वाली चीज सिखा देंगे, कारपेंटरी सिखा देंगे वगैरह वगैरह। जिससे क्या है, एसटी यूथ जो यूथ हो चुका है, जिसको जॉब वगैरह नहीं मिल रही है, वो अपनी लाइफस्टाइल में इनकम वगैरह बढ़ा करके अपना वेलफेयर कर सकता है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स बहुत सारे चलते हैं ट्राइबल एरियाज में। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स बड़े ज्यादा फेमस हैं, और ट्राइबल पीपल के ऑब्वियसली एजुकेशन वगैरह की काफी अच्छे से बात करते हैं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 एंड पीसा एक्ट, ये दो स्टेटूटरी प्रोविजंस हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे से ट्राइबल पॉपुलेशन की हेल्प करने में मदद करते हैं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट क्या कहता है मेरे बच्चे, एमएफपी जो है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इसके ऊपर ट्राइबल पॉपुलेशन का ही हक है, इसके ऊपर ट्राइबल पॉपुलेशन का ही हक है, ये बताता है ये एक्ट। और ऐसे हक का मतलब क्या है कि जिस फॉरेस्ट में कुछ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बच्चे एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है जो जंगल में पाए जाते हैं, जिसके ऊपर सरकार ने अपने राइट सरेंडर कर दिए हैं। वैसे तो जंगल में पड़ी हुई लकड़ के ऊपर सरकार का हाथ है, टिम्बर, इसमें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में टिम्बर के अलावा ऑलमोस्ट सब कुछ आ जाता है, नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स होते हैं। मतलब कि लकड़ के ऊपर तो सरकार का हक रहेगा, लेकिन बाकी जो चीजें हैं, फल फ्रूट वगैरह, ये वो फ्लावर वगैरह या फिर कुछ भी ऐसा वैसा, उसके ऊपर वहां की ट्राइबल का हक दे देते हैं हम, ऐसा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 बोलता है। लेकिन अब हक का क्या मतलब है, अब वापस में लड़ पड़ेंगे, मेरा है मेरा, आफ्टर ऑल 10 करोड़ से ज्यादा लोग हैं ये। तो यहाँ पर पीसा का एक एक्ट बनाया गया है कि पीसा, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज, पंचायत एक्सटेंड की गई है शेड्यूल्ड एरियाज तक, गाँव तक नहीं, सिर्फ शेड्यूल्ड एरिया तक भी दी गई है। वहां पर एक ग्राम सभा बनती है, ग्राम सभा मतलब कि वो ऑल लोग जो वोट डाल सकते हैं, बेसिकली पंजाबी में आम इजलास बोलते हैं जिसको।
और उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंश्योर की गई है, पंचायत वगैरह होती है, वो डिसाइड करते हैं मिलकर के कि फलाना चीज इसकी है, फलानी चीज इसकी है। बेसिकली लैंड पट्टा की डिलीवरी में भी उनकी बड़ी मदद है। जो 3 टियर सिस्टम बनाया गया है लैंड एलोकेशन के लिए, लैंड पट्टा जो हमने ऊपर पढ़ा था, उसमें सबसे नीचे का जो बेसिकली लेवल है वो यही है, ग्राम सभा का है। ग्राम सभा आपका एक फाइल बना करके भेजेगी कि फलानी जमीन जो है वो रमेश सिंह के नाम पे करनी है, हमको लैंड पट्टा उसको देना है। तो ऊपर जाते जाते वो बीडीए ब्लॉक तक मतलब डेवलपमेंट जो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, वहां पर जाकर के फाइल पास होगी। 3 टियर सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से वो जमीन एलोकेट करती जाएगी उस बंदे को। तो वो पीसा में उसका मतलब बड़ा रोल रहता है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 1927 में हाल ही में अमेंडमेंट करके सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया है। जो बैम्बू है उसको भी एमएफपी में डाल दिया गया है, ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर, मतलब कि नॉन फॉरेस्ट एरिया में, ध्यान से सुनना, नॉन फॉरेस्ट एरिया में, नॉन फॉरेस्ट एरिया में अगर बैम्बू लगा हुआ है, मतलब फॉरेस्ट नहीं है वो, नॉन फॉरेस्ट एरिया है, बैम्बू लगा हुआ है, तो ट्राइबल पीपल उस बैम्बू को काट करके बेच सकते हैं, उसका कुछ बना सकते हैं। कैसे, क्या बना सकते हैं? जैसे कि अगरबत्ती के अंदर लगने वाला डंडा सा, वो बैम्बू स्टिक का बनता है। आइसक्रीम के ऊपर, कुल्फी के बीच में लगने वाला जो डंडा है वो बैम्बू का होता है। तो इस तरीके से बैम्बू की काफी सारी चीजें बना सकते हैं। तो बैम्बू ट्राइबल इकोनॉमी बेसिकली काफी ज्यादा इससे प्रमोट हो जाएगी। काफी अच्छा स्टेप है इन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ध्यान रखिएगा। दिस इज फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 एंड दिस इज फॉरेस्ट एक्ट, राइट। अब गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज बिल्कुल ऐसे तो है नहीं कि जैसे ऊपर से आई हो और बिल्कुल ही सही काम कर देंगी, मस्त काम कर देंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इनमें क्या कमियां है, कहाँ कहाँ पर काम नहीं कर पा रही हैं ये पॉलिसीज, लेट अस सी। एक तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की ही बात कर लें अगर 2006 की, ठीक है, आपने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस तो ट्राइबल पीपल को दे दिया, लेकिन आपने अभी भी एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स नहीं दिए। अरे एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस तो कभी पूरी नहीं हो सकती। कैसे एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी हुई? लैंड राइट्स नहीं दिलवाए, जैसे देखो हमने ऊपर ही बोला कि भैया जी, सॉरी, हमने ऊपर ही बोला है, क्या बोला हमने कि फॉरेस्ट पट्टा के लिए, फॉरेस्ट लैंड लेने के लिए 58 लाख एप्लीकेशंस लगी हुई हैं, जिसमें से सिर्फ 14 लाख को ही मिला है, ठीक है। और 85 लोग को आपने एक्चुअली जिसे डिस्प्लेस कर दिया है, और जिसमें से 21 लाख को ही रिहेबिलिटेट किया है। तो ऐसा कुछ आप लैंड राइट नहीं दिलवा पा रहे, तो सिर्फ फॉरेस्ट प्रोड्यूस का क्या करेंगे भाई, लैंड तो मिले पहले। लिवलीहुड प्रोविजंस नहीं आप दिलवा पा रहे, जैसे कि आप सड़क नहीं बनवा पा रहे ट्राइबल एरिया तक, जैसे कि आप बिजली नहीं पहुंचा पा रहे, जैसे कि आप नॉर्मल मार्केट एक्सेस नहीं करवा पा रहे ट्राइबल लोगों को, तो ऐसे लिवलीहुड प्रोविजंस जो हैं ये इनको नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये आपकी नाकामयाबी है। टॉप डाउन अप्रोच ऑफ स्कीम्स, आपने बहुत सारी स्कीम्स तो चला दी ट्राइबल वेलफेयर के लिए, लेकिन वो ऊपर से पैसा तो एलोकेट करते हैं, हम नीचे तक पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि पंचायत को पता है, सरपंच को पता है कि ये अनपढ़ है, इनको पता कुछ नहीं है, तो इनको कुछ देते ही नहीं है वो। तो ऐसा कुछ बेसिकली हो रहा है, सरकार की पॉलिसीज इन्हीं के कारण नाकामयाब होती है। नक्सल और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म तो है ही बहुत ज्यादा। नक्सल और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ने बेसिकली क्या कर दिया है, इन ट्राइबल लोगों को बहुत ज्यादा भटका दिया है, और बहुत ज्यादा बड़ा एक सिक्योरिटी चैलेंज इंडिया के लिए पेश कर दिया है, जिसके कारण इंडिया यहाँ पर बार बार क्या करता है, आस्पा लगाता है। अब जब आस्पा लगाएगा नॉर्थ ईस्ट एरियाज में, नागालैंड में, तो ये ट्राइबल लोगों की जान ले लेगा, ट्राइबल लोगों की डेवलपमेंट में बहुत बड़ी अड़चन डालेगा। तो ऐसा कुछ होने के कारण फिर से यहाँ पे सरकार की पॉलिसी हम बोलेंगे फेल हो जाती है। ट्राइबल लीडर्स जो हैं वो भी बड़े गंदे हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया कि सरपंच साहब को पता है कि बाकी सारे अनपढ़ कुछ देते नहीं है। तो पॉलिटिकल पावर का बेसिकली इधर भी कंसंट्रेशन हो चुका है, तो ये तो जनरल इशू है, तो हर जगह रहता है। अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं किसी की, कोई कुछ भी करी जा रहा है। इवन की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ट्राइबल एरियाज के अंदर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं, उनमें भी अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं है, जो भी प्रधान की मर्जी है वो करता जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऑनरशिप राइट्स ओवर लैंड, ये लॉस करते जा रहे हैं लोग, उनके पास लैंड नहीं है। अब आप समझ गए हैं कि ये सब इश्यूज हैं। किसी को अगर थोड़ा सा नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देखें, बाकी कमेंट करें अगर कुछ इशू है तो, आई विल बी टेलिंग यू। फिर हम वे फॉरवर्ड वगैरह लिखने पहुंच जाते हैं कि भैया अब आगे फिर करें क्या। तो देखो वही सोल्यूशन है, जैसे कि पीसा है, पीसा को थोड़ा और डिवॉल्व करें, और ज्यादा पावर्स दें ग्राम सभा को, सो दैट कि अच्छे से वो टाइमली काम कर पाए। जैसे कि अभी ग्राम सभा के पास क्या पावर है, मैक्सिमम ये है कि लैंड पट्टा की फाइल तैयार करा सकती है, मैक्सिमम ये है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की एलोकेशन कर सकती है, लेकिन ये तो नहीं है ना कि वो सड़क बना पाए, ये तो नहीं है कि वो टैप वाटर कनेक्टिविटीज अवेलेबल करवा पाए हर हाउस में, बिजली दिलवा पाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसी कुछ चीजें हम एक्स्ट्रा और दे सकते हैं।
फिर हम एमएसपी एंड प्रोक्योरमेंट का इशू हमेशा ही बोल सकते हैं कि आप प्रोक्योर नहीं करते हैं, सरकार का भी प्रोक्योर नहीं करते हैं कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो इनको मजबूरन से मनी लेंडर के पास से या मिडल मैन के पास सस्ते में बेचनी पड़ती है। अगर आप अच्छे से प्रोक्योर करवा दें एमएसपी पर और सेल करवा दें तो इनको कोई इशू ही ना आए। हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर हमेशा ही बोल सकते हैं, बड़ा जनरल है। हेल्थ और एजुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बेसिकली, उसके ऊपर सरकार को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाए। ठीक है, मोस्ट बैकवर्ड रीजन हैं जैसे कि उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गई, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गई। इन जगहों के ऊपर स्पेशली सीएसआर का पैसा लगाना चाहिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सरकार कंपनी जो इतना बड़ा बड़ा पैसा कमाती है तो अपने प्रॉफिट का 2% उनको सीएसआर के रूप में देना पड़ता है। तो उनको मोटिवेट किया जाए कि ट्राइबल एरियाज के अंदर ये हेल्थ और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में आप हेल्प करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं बेटा, सॉरी थर्ड पॉइंट है ये, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं आपके इधर ट्राइबल वेलफेयरिज्म के लिए। उधर एसटी की सीट्स पड़ी हैं खाली, ठीक है ना, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं, या फिर सरकारी दफ्तरों में बोल दो जहां पर एसटी को रिजर्वेशन मिलती है, और वहां पर जो सीट्स वगैरह हैं एलोकेशन इनकी जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। बेसिकली बेटा यही कंक्लूजन है कि जो भी गैप है इंस्टीट्यूशनल वर्किंग्स में, सरकार की पॉलिसीज में, लोगों तक वेलफेयर नहीं पहुंच रहा है, उनको आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें और इनका वेलफेयर चाहे करें, नहीं तो ये सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। देखो बच्चे मेरी बात समझो, हमने पूरे क्वेश्चन के अंदर इनको सस्टेन हो जाएंगे, वैसे सस्टेन हो जाएंगे, वैसे हमने कहीं पर भी नहीं लिखा है। हमने सिर्फ क्वेश्चन को इश्यूज में, ये सारे इश्यूज हैं बच्चे, ये सारे इश्यूज हैं, इश्यूज में बांटा, देन गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स में बांटा, देन गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स के अंदर इश्यूज क्या है उसमें बांटा, देन हम छोटा सा यहाँ पे कंक्लूजन लिख देंगे कि भैया कैसे कैसे अब इनको वेलफेयर देना चाहिए। ये एक कंप्लीट आंसर है बच्चे, यूपीएससी के अकॉर्डिंग कंप्लीट आंसर है, अच्छी सी छोटी सी इंट्रोडक्शन एंड देन ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, दिस विल मेक योर आंसर्स लुक वेरी प्रिटी, वेरी गुड, वेरी कंसाइज, वेरी टू द पॉइंट। I'm damn sure you're going to do very good. Thank you so much. This is Raghavendra from this side signing off. Thank you so much. Do like, subscribe, and share. Thank you so much.